Hello everyone, my name is Megha Balani and welcome to all of you and today's topic is reordering of sentences. तो सेंटेंस को रीऑर्डर करना, तो पहले समझते हैं कि रीऑर्डर का मीन क्या होता है। रीऑर्डर मतलब कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स होंगे, वो कुछ अलग अलग तरीके से होंगे, उनको हमको फिर से रीऑर्डर करना है, यानी कि फिर से उनको ऑर्डर में डालना है। तो जैसे ही अगर आपको सेंटेंस दिखता है तो आपको क्या करना है, सेंटेंस आते ही आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, जो हम टेंस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको जब भी रीऑर्डरिंग करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको देखनी है कि मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहली चीज है कि रीऑर्डरिंग कोई रूल्स नहीं होते उसके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स है उसको पढ़ लो और वैसे आपको हो जाएगा। जैसे हम टेंस को पढ़ते हैं या एक्टिव पैसिव देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमको कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हमको बनाना होता है। पढ़ लेते हैं रूल्स, फिर हम बना लेते हैं। लेकिन रीऑर्डरिंग में क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस को देखते हैं कि थॉट प्रोसेस कैसा है, कैसे सोच रहे हैं हम। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस के लिए कोई रूल नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी, जैसे आपको एक सेंटेंस मिलेगा उसमें 2-3 पार्ट्स बने होंगे, 2 से ज़्यादा पार्ट्स होंगे, अलग अलग तरीके से आपको एक पूरा एक सेट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, वहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट उठाना है, फिर वर्ब उठानी है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपको देखना है कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, फिर से लिखना है, और जिससे क्या निकले, एक मीनिंग निकले, और वो भी कैसा हो, सेंसफुल हो। मतलब उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, वो सही सही अर्थ में आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमने सेंटेंस भी यही समझा है कि सेंटेंस ऐसा होता है जिससे सामने वाले को आपकी बात जिस तरीके से आप कहना चाहते हो उस तरीके से समझ में आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, वन बाय वन एक एक सेंटेंस देखते जाएंगे। उसको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन सारा काम आपका है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप इस तरह की एक्सरसाइज करोगे, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ सेट लेके आई हूँ जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना कैसा है। और जब हम करते हैं तो कई कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम मिस्टेक कर देते हैं, और उस वजह से हमारा पूरा का पूरा एक मार्क जो है वो कंप्लीट रॉन्ग हो जाता है। तो उस चीज को समझेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट गेम्स स्टडीज RSS। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लो और पढ़ के कुछ कुछ अपने माइंड में समझो कि क्या है, कि इंपॉर्टेंट गेम्स स्टडी RSS मतलब ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि गेम स्टडी जो है इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कुछ कही जा रही है बात। तो आप सोचो कि इसमें मुझे सब्जेक्ट क्या लग रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, गेम्स लग सकता है, स्टडीज भी सब्जेक्ट है, RSS ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक वर्ब है जिसको हम बाद में लगाएंगे, पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। अगर मैं सब्जेक्ट उठाती हूँ गेम्स, ठीक है, तो गेम्स उठा के मैं अगर सेंटेंस फ्रेम करूं तो कैसा फ्रेम हो रहा है, गेम्स। गेम्स की बात क्या है, मुझे वर्ब लगानी है, तो गेम्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो मुझे वर्ब भी कैसे लेनी पड़ेगी, प्लूरल लगा देंगे R। अब इस R के साथ अगर S लगा है, RS, तो आपको क्या करना है, कई बार हम क्या कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं कि R उठा लिया, फिर S नहीं लेंगे, फिर कुछ और लगा देंगे। अभी तो ये सेंटेंस बहुत छोटा है, अभी आगे और बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमको लगेगा अरे इसमें से सिर्फ R लेना है, ये S में फिर बाद में किसी सेंटेंस में मुझे शायद लगेगा तब लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये वाला R है तो इसका जो भी सेट है वो पूरा का पूरा उतरेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सोचे कि मैं एक उतार दूंगी या मैं एक उतार दूंगा, नहीं, आपको दोनों उतारने हैं। तो हो गया गेम्स RS। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट है ना, क्या कह रहे हैं हम, गेम्स जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ाई। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट, गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज। एक तो मैंने ऐसे बना लिया। दूसरा मैं क्या कर रही हूं, दूसरा मैंने किया कि मुझे अब स्टडी भी लग रहा है, तो मैं स्टडी से बना देती हूँ, सब्जेक्ट मेरा स्टडीज लग रहा है, इसको लगा देते हैं। ठीक है, स्टडीज आर एज इंपॉर्टेंट एज गेम्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अब दोनों को खुद से समझो
कि दोनों में क्या चीज आ रही है। इसमें आ रहा है कि गेम्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की पढ़ाई, और दूसरे सेंटेंस में क्या आ रहा है, स्टडी, यानी कि पढ़ाई उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की गेम्स। तो दोनों में से सेंटेंस आप खुद सोचिए कि कौन सा सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। जैसा कि देखा जाए तो गेम्स लग रहा है कि गेम्स जो है वो उतने इंपॉर्टेंट है जितनी की स्टडी, तो स्टडी तो इंपॉर्टेंट होती है, गेम्स उसके साथ इंपॉर्टेंट होते हैं ना। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि स्टडी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने की गेम्स, यानी कि हम गेम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और स्टडी को कम दे रहे हैं कि हाँ भाई गेम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हमको स्टडी भी करनी चाहिए, ऐसा सेंस आ रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में हमको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है, हमको ये वाला सेंटेंस ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंस पूरा अच्छे से निकल के आ रहा है कि गेम्स जो है वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी की स्टडी। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है कि कौन सा मुझे सही लगता है, तो ये वाला सही है, इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो आपको कई बार ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि जिसमें आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे और दोनों आपको ठीक भी लग रहे होंगे और ग्रामेटिकल भी वो सही लग रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ने में भी सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको खुद को अपने सेंस से देखना है कि जो मैंने लिखा है उससे सही सही जो मैं बोलना चाहता हूं वैसे ही बात निकल रही है या नहीं। अब आप खुद सोचिए कि आप किसी को बोलोगे तो क्या कहोगे कि गेम जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी की स्टडी, यही बोलेंगे ना, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे स्टडी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी की गेम्स। तो लाइफ में हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, गेम्स थोड़े कम करते हैं ना, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर फील करनी है और उसी सेंस में बोलनी है। क्लियर? तो अब इसका हम राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही जो हमने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इज अ ऑफ टाइम, दे वेस्ट, थिंक दैट प्लेइंग। अब अगर सेंटेंस बड़ा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप हमेशा एक चीज जो है वो फॉलो करो, वो क्या कर दो, नंबरिंग कर दिया करो। नंबरिंग करने से क्या होगा, आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं, क्योंकि ये तो छोटे छोटे सेंटेंसेस, अभी बड़े बड़े सेंटेंस देखेंगे जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, आपको बहुत सारी प्रेपोजिशंस मिलेंगी। अब उनको जब आप सेट करोगे तो कई बार क्या होगा, सेंटेंस को लिखते वक्त हमारे साथ कुछ कुछ मिस हो जाएगा, हम कोई चीज़ छोड़ देंगे, कोई चीज़ हमसे लिखना भूल जाएंगे, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा नंबरिंग करो, पहले सेंटेंस पढ़ो, खुद से सोचो कि मुझे क्या क्या लग रहा है। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो इज अ तो सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ टाइम भी ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, दे लग रहा है, ठीक है, और वेस्ट नहीं, वेस्ट तो एक हमारी एक्शन वर्ब है, वो भी नहीं होगी। थिंक, थिंक भी एक्शन वर्ब है, वो भी नहीं होगी। दैट प्लेइंग, ये भी नहीं होगा। तो क्या आ गया, दे आ गया। ठीक है, अब दे के साथ हम क्या लगाएं, दे के साथ हम थिंक लगाएं या वेस्ट लगाएं, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारी वर्ब है, और इसके साथ इज ए भी लिखा हुआ है। तो इज अ तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इज के साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ हमारी डायरेक्ट वर्ब आएगी, और वर्ब में भी क्या होगा, इसके साथ आईएनजी या समथिंग समथिंग होना चाहिए, नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट, यहाँ पे दैट प्लेइंग दे रहा है, तो ये भी बाद में ही आएगा। अब आपको लग रहा है या तो फिर वेस्ट आएगा या फिर थिंक आएगा। अब फर्स्ट नंबर इस पे डाल देते हैं, दे पे, कि ये तो फर्स्ट है दे। नेक्स्ट देखो क्या है, दे थिंक, दे थिंक या दे वेस्ट, चलो ठीक है, दे वेस्ट देखते हैं। तो दे वेस्ट दैट प्लेइंग इज अ ऑफ टाइम, ऑफ अ टाइम, नहीं सेट नहीं हो रहा ना, फिर से दूसरा देखते हैं, दे थिंक, दे थिंक थोड़ा ठीक लग रहा है कि वे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं दैट प्लेइंग, कि प्लेइंग जो है वो क्या है, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो आपके साथ क्या होगा, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ कुछ चीजें खुद से ही मुंह में बोलने आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इतने सारे सेंटेंसेस देखे हैं, इतनी बार हमने इंग्लिश पढ़ी है, तो हमको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये सेंटेंस थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। तो अपने सेंटेंस को फिर से देखो, अब लग रहा है कि हाँ दे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे हम थिंक लिख देंगे, दे थिंक दैट, वो क्या सोचते हैं, दैट प्लेइंग, जो प्लेइंग है वो क्या है, वेस्ट ऑफ, दैट प्लेइंग इज अ, तो 4 हम यहाँ पे डाल देंगे, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप अपने पूरे लाइन में देखो कि मुझसे कुछ नंबर छूट तो नहीं गया है, कि जिसको मैंने नहीं लिखा है, नहीं छूटा है, सब हो गया है। अब जैसे नंबरिंग है वैसा लिखना शुरू कर दो और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबरिंग बहुत ज़रूरी है, तो नंबरिंग करा करो, सेंटेंस को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उससे आपको थोड़ा थोड़ा सेंस आ जाएगा। नंबरिंग करते जाओ, जैसे जैसे लगता जाता है कि हाँ ये चीज़ हो गई, मुझे इससे ये सेंस निकल रहा है, इस तरह से आप करोगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कम से कम 10 से 20 ऐसे सेट निकाल दो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे करना है। उसके बाद 5-6 ऐसे सेंटेंस खुद से करके देखो और देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो।
ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, दे थिंक दैट प्लेइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीथ वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ऑफ बॉडी द आर ऑफ मोस्ट पार्ट। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है। नेग्लेक्टेड मतलब क्या होता है, नेग्लेक्टेड मतलब होता है किसी चीज को नकारना, मतलब किसी चीज को नजरअंदाज करना। ठीक है, तो अब आप देखो क्या क्या चीजें समझ में आ रही है कि टीथ वन ऑफ द बॉडी द आर ऑफ द मोस्ट, है ना, मोस्ट नहीं होगा हमारा सब्जेक्ट और पार्ट्स भी नहीं होगा। टीथ लग रहा है एक तो हमको, और वन ऑफ द बॉडी ऐसा कुछ समथिंग समथिंग बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपको ये देखना है कि टीथ है, टीथ बहुत सारे होते हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। तो पहला तो ये लिख दिया टीथ। यहाँ पर कुछ कुछ सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि टीथ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं, मतलब नज़रअंदाज करते हैं। पूरी बॉडी को हम बहुत अच्छे से चमकाते हैं लेकिन टीथ के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ सेंटेंस में लग रहा है। थोड़ा सेंस समझ में आ गया। अब स्टार्ट करके देखो कि टीथ, पहला मैंने टीथ दे दिया, टीथ बहुत सारे हैं तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। ठीक है, टीथ आर। अब खुद से बोल के देखते हैं, टीथ आर। टीथ आर के बाद क्या है, टीथ आर जो हम कह रहे हैं वो क्या है, वन ऑफ दी मोस्ट या वन ऑफ दी मोस्ट पार्ट ही लग रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, टीथ आर वन ऑफ दी मोस्ट, मोस्ट के बाद क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। हम वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं ना, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, नेग्लेक्टेड भी है। अब अगर आप नंबरिंग नहीं करोगे ना तो लिखते समय हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए और आप नेग्लेक्टेड को ध्यान ही ना दो और सेंटेंस बना दो, क्योंकि हमारे मुंह पे ये सेंटेंस बहुत सेट हो रहा है, टीथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ये समझ में आ रहा है और बहुत सही बन भी रहा है। लेकिन हम क्या कर देंगे, कई बार ऐसा हो जाएगा हम नेग्लेक्टेड को नजरअंदाज भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग करो जिससे आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज छूटे नहीं। ठीक है, टीथ आर वन ऑफ द मोस्ट पार्ट, यहां तक हो गया, क्या है, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि मोस्ट जो है क्या करा जा रहा है, नेग्लेक्टेड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट्स। पार्ट्स के लिए हम क्या लगा देंगे, 8 पार्ट्स ऑफ, कहाँ है, ये रहा, ऑफ द, नेक्स्ट है बॉडी। अब इस तरह से नंबरिंग दे देंगे तो हमसे कुछ नहीं छूटेगा और हम आराम से लिख लेंगे। अब लिख दो अपने सेंटेंस को पूरा, टीथ आर वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सही लग रहा है और सेंटेंस हमारा यही बन रहा है, टीथ आर वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट, आर मशीन्स टू थिंक रोबोट्स दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन। ठीक है, देखने में बहुत सिंपल है लेकिन मिस्टेक कहाँ होगी वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, बना लोगे लेकिन मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकती है वो मैं बताती हूँ। पहली चीज, आर मशीन्स सीधा सीधा सब्जेक्ट नहीं बनेगा, टू थिंक यहाँ से भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, रोबोट्स लग रहा है और कंप्यूटर ब्रेन लग रहा है, दो चीजें लग रही हैं, या तो हम रोबोट्स को लिख दें या फिर कंप्यूटर ब्रेन्स को लिख दें, दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं। तो अगर रोबोट्स लिखते हैं, रोबोट से क्या बन रहा है, रोबोट्स जो होती हैं, क्या दिख रहा है, सेंटेंस से दिख रहा है कि मशीन्स हैं जो थिंक कर दी हैं, जो यूज होती हैं, अ कंप्यूटर ब्रेन। तो रोबोट्स के लिए ऐसा सा लग रहा है कि रोबोट जो है वो क्या है, वो एक कंप्यूटर, वो एक क्या है, मशीन है। रोबोट एक मशीन है, क्योंकि रोबोट्स के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हमने लगाया रोबोट्स आर मशीन्स। ठीक है, रोबोट्स आर मशीन जो क्या करती हैं, दैट यूज टू थिंक अ कंप्यूटर ब्रेन, हम ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या सेंस निकल रहा है कि रोबोट जो होती हैं वो मशीन है जो क्या यूज होती हैं, जो सोचने के लिए होती हैं, एक कंप्यूटर ब्रेन। अब पढ़ने में क्या लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन सही चीज क्या होनी चाहिए, सही चीज ऐसा है कि हमको इससे समझ में आ रहा है कि जो रोबोट है वो एक मशीन है जो एक कंप्यूटर ब्रेन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं। मतलब रोबोट को वो थिंक करने, सोचने के लिए एक कंप्यूटर ब्रेन होता है, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बना रहे हैं कि रोबोट, इस पे हमने 1 नंबर डाल दिया, रोबोट इस पे डाल दिया 2, रोबोट आर मशीन दैट यूज, ठीक है, दैट यूज तो हमने 3rd नंबर लगा दिया,
दैट यूज, अब सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक कहाँ होगी, इन दो के बीच में मिस्टेक होगी। आप पूरा बना लोगे, सिर्फ इन दो के बीच में आप सेट करने में कंफ्यूज हो जाओगे। वही गलती क्या होती है वो मैं बताती हूँ। देखो, आप बोलोगे रोबोट्स आर मशीन दैट यूज, रोबोट जो होती है वो मशीन होती हैं जो यूज की जाती हैं किसके लिए, टू थिंक। ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, टू थिंक अ कंप्यूटर ब्रेन, जो क्या करती है, सोचती है कंप्यूटर ब्रेन। तो यहां से सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है। हमको क्या बनाना है, हमारा सेंस क्या निकलना चाहिए कि रोबोट जो होती हैं वो एक मशीन होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर ब्रेन होता है जो उनको क्या करने के लिए देता है, सोचने के लिए देता है। तो सेंटेंस ये सही है। तो हमसे क्या बनना चाहिए, रोबोट्स आर मशीन्स दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन टू थिंक। रोबोट्स मशीन जो होती हैं वो यूज करते हैं एक कंप्यूटर ब्रेन जो उनको क्या करती है, सोचने, उनको सोचने में हेल्प करती है, सोचने के लिए। तो इस तरह से सेंटेंस बनना चाहिए। जबकि हम क्या करेंगे, सेंस बनाने के लिए हमको शायद लग भी रहा होगा टू थिंक अ कंप्यूटर ब्रेन ऐसे भी लिखेंगे, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। ये राइट प्रोसेस है, ठीक है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। रोबोट्स आर मशीन दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन टू थिंक। क्लियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेन्स बिफोर इट मस्ट अप पिक द क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन यू। रेन बिफोर कह रहे हैं कि रेन बिफोर जो है, इट मस्ट पिक अप मतलब निकालना है, क्लोथ्स जो कपड़े हैं, फ्रॉम मतलब कुछ कहीं से, कहाँ से, क्लोथ्स लाइन जो कपड़ों की जो तनी होती है उसको क्लोथ्स लाइन कहते हैं, क्लोथ्स लाइन यू। सेंटेंस बहुत सिंपल है, सिर्फ सेट करते समय हमसे क्या हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है। उसके लिए हमको बार बार मैं यही रिमाइंड कराऊंगी कि हमेशा नंबरिंग कर दो, क्योंकि नंबरिंग करने से आपका कुछ नहीं छूटेगा, आप इजीली बना लोगे और आपको आराम से समझ में भी आ जाएगी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें करनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारा सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट हमको लग रहा है एक तो यू, ठीक है, और एक इट भी लग रहा है, ठीक है, और क्या है, बस ये दो ही है। तो यू से अगर हम बनाते हैं तो यू से क्या बन रहा है, यू। अगर हम फर्स्ट रखते हैं यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हमें वर्ब लगानी होगी। या तो हम लगाएंगे, यहाँ कोई वर्ब नहीं दिख रही है, यहाँ हमको मस्ट दिख रहा है ना, तो इसको लगा सकते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर पे हमने यू लगा दिया, सेकंड नंबर पे हमने ये मस्ट लगा दिया। यू मस्ट क्या करना चाहिए, मस्ट के साथ हमको कोई वर्ब लगानी होगी। तो क्या है वर्ब, एक तो हमको यहाँ से एक्शन वर्ब क्या दिख रही है, सिर्फ पिक दिख रही है ना, पिक ही दिख रही है और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो यू मस्ट पिक, पिक के साथ हम क्या बोल रहे हैं, पिकअप। पिकअप मीन्स क्या होता है कि जितना भी है सब कुछ उठाना। किसी भी चीज के साथ अगर अप लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोई भी चीज के, जैसे मेकअप, तो मेकअप मीन्स कि जो कुछ भी आप कर सकते हो बेस्ट, यानी सारी चीजों को लेकर चलना। तो पिकअप मतलब पिकअप मीन्स कि जितना भी है वो सभी का सभी आपको उठाना है। तो पिकअप, यू मस्ट पिकअप, क्या करना है, पिक क्या करना है, क्लोथ्स करने हैं। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन करके अपना ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना मुझे ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, वर्ब के बाद मुझे क्या पिक करना है, तो आप क्वेश्चन करके देखो। यू मस्ट पिकअप, पिकअप व्हाट, क्या करना है, पिकअप उठाने क्या है, क्लोथ्स, तो कपड़े आ गया, द क्लोथ्स। तो ये हो गया हमारा 5। यू मस्ट पिक अप द क्लोथ्स, कहाँ से उठाने हैं, फ्रॉम द, तो ये वाला फ्रॉम द पूरा सेट आएगा, फ्रॉम द कहाँ से, क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन, ओके। उठाने हैं जब किससे पहले, बिफोर क्या आ जाए, बारिश आ जाए। तो बिफोर, यहां से अब लगा देंगे हम बिफोर इट, क्योंकि अब ये बिफोर के बाद फिर से एक और सब्जेक्ट, एक और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको फिर से एक सब्जेक्ट चाहिए। तो अब हम हमारा इट वाला जो सब्जेक्ट है वो ले लेंगे, इट रेन्स, ठीक है, क्योंकि इट क्या है, एक सिंगुलर है, तो उसके साथ रेन्स भी क्या चल रही है, सिंगुलर ही चल रही है। तो ये बन गया 10। अब क्या बोल सकते हैं, अब हम सेंस देखते हैं कि सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। निकल रहा है कि यू मस्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, मस्ट मीन्स कि बहुत ज़रूरी है। मस्ट एक ऐसी मॉडल वर्ब होती है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि सामने वाले के पास कुछ ऑप्शन नहीं हो, उसको बोलो कि भाई ये तो करना ही करना है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो चाहे नहीं हो, तो मस्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि यू मस्ट पिक अप, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये कपड़े उठाने चाहिए, कहाँ से, क्लोथ्स लाइन से, जो तनी है कपड़ों की वहाँ से, बिफोर, जिससे पहले कि क्या हो जाए, बारिश हो जाए, उससे पहले तुमको सारे कपड़े हटा देने हैं। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को फ्रेम करो और फिर अपना सेंटेंस देख लो, ठीक है। तो इस तरह से यू मस्ट पिक अप द क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन बिफोर इट रेन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड एक्सीलेंट कंडक्टर इज, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कह रहे हैं, वाटर एंड एक्सीलेंट
कंडक्टर इज समथिंग समथिंग, लग रहा है कि ये तो सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वाटर लग रहा है, एन नहीं होगा। एक्सीलेंट कंडक्टर इज, अब यहाँ से देखो क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है वो बहुत अच्छा क्या है, कंडक्टर है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऐसा सेंस लग रहा है। वाटर जो है अच्छा है, कंडक्टर एक माध्यम है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हाँ ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पहले नंबर पे हम डाल देंगे वाटर। वाटर क्या है, वाटर इज, तो हमारे साथ यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ इज है, तो हम इसको 2 नंबर दे देंगे। वाटर इज क्या है, अच्छा है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर है। तो अच्छे कंडक्टर के लिए क्या लगाएंगे, हमको एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ 6 नंबर। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, हाँ सही लग रहा है। तो अब इस तरह से अब लग गया, अपने सेंटेंस को लिख दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सेंटेंस, वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑलरेडी वार्मिंग इज क्रिएटिंग ग्लोबल सिग्निफिकेंट। ये बहुत सिंपल है। पॉज, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, वीडियो को पॉज करो, खुद से फ्रेम करो, बनाओ और उसके बाद चेक करो, यहीं पर ही अपनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रीऑर्डरिंग में कोई तो रूल्स है नहीं जिनको हमको पढ़ना है, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करनी है। तो हर एक सेंटेंस जो अभी तक मैंने जितने भी दिखाए हैं, हर एक सेंटेंस को आप पॉज करो, खुद से नोटबुक में बनाओ और बना के उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करके देखो कि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाया है। अगर बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से बहुत चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। और इससे पहले जितने भी हमने 6 एग्जाम्पल्स करे हैं वो आपको बहुत सही लगेंगे। आप जब करोगे उसके बाद जब आगे आप बढ़ते जाओगे, अब आपको लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं इजीली सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑलरेडी वार्मिंग इज क्रिएटिंग ग्लोबल सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब यहां से कुछ समझ में आ रहा है, इम्पैक्ट नहीं, ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ऑलरेडी नो, वार्मिंग हो सकता है, वार्मिंग हो सकता है। ठीक है, एंड इज उसके साथ एक वर्ब है तो ये तो बाद में लगाएंगे। क्रिएटिंग, क्रिएट कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, एक वर्ब लग रही हैं, तो इनको बाद में देखेंगे। ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है ये एक सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट, है ना, तो हम क्या लगा देंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट, यानी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, अब इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हम यहाँ लगा देंगे 3, 4। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज क्रिएटिंग ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो आपका सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एक एडवर्ब है। ठीक है, जो क्या करती है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। तो ऑलरेडी एक वर्ब है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब से जस्ट पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आपको अगर देखोगे तो आपको क्या बनाना चाहिए, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या बनाना चाहिए, हमको बनाना चाहिए, अब हम फिर से नंबरिंग करते हैं और इन सबको इरेज करते हैं। ठीक है, हम फिर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। तो क्या लगाएंगे, पहले नंबर पे तो हम लगा देंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज, थर्ड नंबर पे हम लगा देंगे हमारा इज, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लग रहा है, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट लग रहा है। आप ये खुद से रियलाइज कर लोगे, नहीं सेट तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं डाल रहा है, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जा रहा है। तो अब आप यहां देखोगे, यहां लगाओगे 5 and 6। ठीक है, तो अब लग रहा है सही, द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेंटेंस, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ लास्ट। नेक्स्ट क्या है, मैं तो बहुत सारे करा दूं, बट
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरे को बस ये चीज़ समझानी थी कि आप किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो कि जिससे आपकी मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस अदर्स यूज ऑफ द, अनेबल द, आर, टू मेक। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो, बहुत बड़ा लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। जब आपको सेंटेंस समझ में नहीं आए, कई बार ऐसा होगा कि आप बिल्कुल स्टक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस कैसे हो रहा है, कहाँ से उठाऊं, क्या चीज़ें करूं। अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो और उसके बाद देखो कि मुझे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक्सपीरियंस नहीं, अदर्स हो सकता है, यूज ऑफ ये सारी चीज़ें तो नहीं लग रही है। जो नहीं लग रही ना उसको हल्का हल्का से छोटा छोटा से कट डाल दो। दे लग रहा है, दे एक सब्जेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसको आप एक बॉक्स बना के अपने पास रख लो। दे, अब दे के साथ मुझे क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब लगानी पड़ेगी। तो मुझे क्या प्लूरल वर्ब दिख रही है यहाँ पर, दे के साथ प्लूरल वर्ब दिख रही है, हाँ ये रही। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने सब्जेक्ट पिक किया है वैसे ही मुझे वर्ब मिल रही है। अगर मिल रही है इसका मतलब शायद आप कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सही हो। तो आप लगाएंगे दे आर। ठीक है, दे आर क्या है, वो अगर हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो है अनेबल हैं दूसरों के, क्या कुछ कुछ अनेबल मतलब कि नहीं समझ पाना किसी चीज को, अयोग्य टाइप, हाँ अयोग्य कह दो ना, कि वो जो है अयोग्य हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस वाला कहा जा रहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो आप अगर लगाओगे तो क्या लगा रहे हैं, दे आर अनेबल। ठीक है, हमको लग रहा है कि दे आर अनेबल सही है, कि दे आर अनेबल, दे आर अनेबल क्या अनेबल है, टू मेक मतलब किसी का समझना, तो टू मेक, दे आर अनेबल टू मेक, टू मेक क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते ना किसी के अनुभव को, उसको अनुभव करने के अयोग्य हैं। तो दे आर अनेबल टू मेक द यूज, द यूज लगाएंगे तो द यूज ऑफ। ठीक है, द यूज ऑफ, ये हमने ऑफ लगा दिया, द यूज ऑफ। उसके बाद क्या लग रहा है, उसके बाद सिर्फ कितने बच गए हमारे, 3 बच गए। एक तो ये वाला ऑफ बच गया है, एक अदर्स और एक एक्सपीरियंस। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बना रहे हैं, दे आर अनेबल टू मेक द यूज ऑफ क्या, अदर्स एक्सपीरियंस। ये सही लग रहा है हमको ना, अदर्स एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम नंबरिंग नहीं करेंगे तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिख देंगे, हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे कि दे आर अनेबल टू मेक यूज ऑफ द अदर्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम इस सेंटेंस को बना देंगे और हमको सही भी लग रहा है और इस सेंटेंस का मीन भी सही निकल रहा है, बिल्कुल सही निकलेगा इसका मीनिंग। आप अगर सेंटेंस को देखोगे और ट्रांसलेट करके देखोगे तो क्या कह रहे हैं कि दे आर अनेबल, क्या कर है वो, अनेबल है, अयोग्य हैं किनके, दूसरों के एक्सपीरियंस को अनुभव करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने एक ऑफ जो है उसको यूज नहीं किया है और वो ऑफ हमारा रह गया। तो ये गलती कब होगी, ये गलती तब होगी जब आप नंबरिंग नहीं करोगे। नंबरिंग नहीं करोगे, आपने सिंपल मोटा 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 निकाल लिया और अब आपको ठीक लग रहा है और आपने सीधा सेंटेंस बना दिया, ये बीच में ऑफ जो है ये रह ही गया। तो इससे सेंटेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये ऑफ नहीं यूज हुआ तो इसका मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको कंप्लीट जो कुछ भी दे रखा है उसको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। तो अब सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, यहां तक यूज ऑफ तक, दे आर अनेबल टू मेक यूज ऑफ, उसके बाद हमको क्या लगाना है, द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, दूसरों के अनुभव कह रहे हैं तो एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर लगाना है, तब हमारा ये सेंटेंस ठीक होगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इरेज करना पड़ेगा और सेंटेंस हमको फिर से रीराइट करना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे क्या, अब हमको लग रहा है यहाँ तक 6 7 तक हो गई थी नंबरिंग, उसके बाद लगाना है एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर लगाना है। तो ठीक है, 7th 8th 9th एंड 10th। ठीक है, इस पे हमने 1 डाल देते हैं, यहाँ हमारा 2 लग जाएगा और अब हमारा जो सेंटेंस है वो अब ठीक लग रहा है। और अब बनेगा क्या, दे आर
दे आर अनेबल टू मेक द यूज ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे तो सेंटेंस कंप्लीट भी हो गया और हमारा सेंस भी निकल गया। सेंस उससे भी सही निकल रहा था, यहाँ से भी सही निकलेगा, लेकिन सिर्फ कई बार ये तो चलो ऑफ है, कई बार हमसे कोई ऐसा मेजर जो वर्ड है वो मिस हो सकता है, तो उसके लिए नंबरिंग इज मस्ट, आपको वो करना चाहिए जिससे आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से दे आर अनेबल टू मेक यूज ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ कुछ प्रैक्टिस करके देख ली। आज का सेशन बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको इससे ये सारी चीज़ें मिल गई। तो अगर टिप्स निकालूं कि कैसे करना है आपको, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो। पहली बात तो ये सेंटेंस है नहीं, एक सेट बोल सकते हैं इसको ना, एक सेट दे रखा होगा आपको, उस सेट को देखो और वहां से आप अपना सब्जेक्ट फाइंड करो। और अगर आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो उन पे छोटा छोटा सा ऐसे ऐसे लाइट कर दो कि मुझे ये वाला भी सब्जेक्ट लग रहा है, मुझे ये वाला भी सब्जेक्ट लग रहा है। फिर जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट पे पहुंचो ना, आप अपनी वर्ब ढूंढो कि जैसा मेरा सब्जेक्ट है वैसी मेरी वर्ब है या नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट में हमने क्या समझा था कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वर्ब एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म करती है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब देखो कि मैंने जो सब्जेक्ट उठाया वैसी वर्ब है। अगर दिख रही है तो समझो कि आप थोड़े सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सब्जेक्ट तो प्लूरल है लेकिन यहाँ पे तो कोई मुझे प्लूरल वर्ब ही नहीं दिख रही है, तब आप वहीं रुक जाओ और अपने आप से क्वेश्चन करो, नहीं ये वाला सब्जेक्ट गलत है, मुझे सही सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि आपको सेट भी ऐसा ही मिलेगा जो आपके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ऐसे अलग सा मिल जाएगा जिसको आप कर ही नहीं पाओगे, वो पॉसिबल होगा, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अपने सेंटेंस को लिखोगे। तो दूसरी चीज क्या करनी है, आपको सब्जेक्ट देती है अपनी वर्ब को देखो। जैसे ही वर्ब दिख गई फिर आप क्वेश्चन करके देखो अपनी वर्ब से और अपने क्वेश्चन जो अपना आपका सब्जेक्ट है उसके साथ और अपनी वर्ब के साथ क्वेश्चन करो। किससे? हु और व्हाट से। हु और व्हाट से करने से आपको क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हो सकता है ऑब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स का एक सेट हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो हमने देखा था कि इज क्रिएटिंग क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ऑलरेडी क्रिएटिंग व्हाट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है। तो इससे आपको क्वेश्चन करते ही क्या मिल गया? आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अगर क्वेश्चन करें तो कैसे कर रहे थे? दे आर अनेबल टू मेक, दे आर अनेबल व्हाट, दे आर अनेबल टू मेक। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है क्या नहीं कर पा रहे? यूज ऑफ अदर एक्सपीरियंस। तो दे आर अनेबल वो अयोग्य हैं किस में या किसे से नहीं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन करके देखो, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट मिल जाए आप बाकी की चीजें करते जाओ और इजीली हो जाएगा। और कुछ ऐसा होगा कि आप सेंटेंस पढ़ोगे तो वैसे ही आपको थोड़े से इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे कि हाँ ये चीज जो है वो ऐसे ऐसे हो रही है। और ये आप करके देखना, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से और बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 से 3 मार्क्स का आता है। जैसे किसी बोर्ड में जो है ये एज अ MCQ आता है, आपको एक दे देंगे सेट और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको सही ऑप्शन पिक करके उस पर टिक करना है, या फिर आपको एज अ ये बिल्कुल रीराइट करके लिखना होगा। तो इस तरह से भी आ सकता है। डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट पैटर्न है, उस तरीके से आपको करना है। तो बस मेन तो आपको आपका मोटो जो है वो ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे सही से बनाना है। उसके बाद ऑप्शन देख लो। अगर ऑप्शन मिलते हैं MCQs में तो सबसे बेस्ट है, आप देख के खुद से फाइंड करके देख सकते हो कि किससे मुझे क्या सेंस दिख रहा है। और अगर नहीं मिलता है, आपको खुद को बना के लिखना होता है, तब आप उसको अच्छे से लिखो। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, लिखते समय आपको क्या करना है, जब आप देखोगे सेंटेंस आपको मिला है तो आपको क्या करना है, उसको लिखते समय बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। जो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना है। अगर सिंपल सेंटेंस है तब तो सिंपल सेंटेंस लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा फुल स्टॉप, लेकिन आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लिखना है। दूसरी चीज, अगर किसी का नाम होता है, किसी शहर का नाम होता है, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम होता है, अगर वहां की बात कही जाती है तो आपको उसको कैपिटल में लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लिखते समय आपको देखना है कि मुझे जो ये चीजें हैं इनको अच्छे से और सही तरीके से लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये लिखते समय कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। ग्लोबल वार्मिंग है तो G कैपिटल होना चाहिए, दे का T कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन वाला है, अगर आपका लास्ट में जो बनता है वो क्वेश्चन से बनता है, तब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है।
क्लियर? तो इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट हम किसी ग्रामर का ही टॉपिक लेके आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कर लेंगे या फिर कंजक्शन कर लेंगे। कंजक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन से क्या होगा, आपको जब आंसर लिखते हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि जब मैं एक आंसर एक लाइन से दूसरी लाइन में स्विच करना है या मुझे स्विच करूंगी, तब मुझे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से मैं अपने सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर वे में अच्छी तरह से लिख पाऊँ। तो कंजक्शन बहुत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास हम कंजक्शन की करेंगे। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।